नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भू राजस्व व्यवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इजारेदारी प्रथा के बारे में डिटेल से समझा था। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भू राजस्व से रिलेटेड सभी फैक्ट और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो कि वनडे एग्जाम्स, एसएससी और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में हम स्पेशली स्थायी बंदोबस्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इन पॉइंट्स के थ्रू इसको कवर करेंगे, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा मालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया, आज की वीडियो में हम स्थायी बंदोबस्त को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे के घटनाक्रमों और कारणों को भी समझेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट का इसमें क्या योगदान था उसको भी समझेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के भारत आगमन से लेकर भू राजस्व बोर्ड का गठन कैसे हुआ उसे भी समझेंगे। इन व्यवस्थाओं को लागू करने में कॉर्नवालिस को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे समझौता किससे किया जाए, जमींदारों से या किसानों से, पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लिया जाए, और यह समझौता पिछली व्यवस्थाओं की तरह कुछ वर्षों के लिए ही किया जाए या स्थायी रूप से किया जाए, उसे भी समझेंगे। और इन समस्याओं के निदान के लिए कॉर्नवालिस ने क्या क्या स्टेप्स लिए, जैसे कि भू राजस्व बोर्ड का गठन, और इसकी दोनों समितियों की क्या रिपोर्ट्स रही और क्या रिकमेंडेशंस रही, उसके बारे में भी समझेंगे। और इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जमींदारों की क्या पृष्ठभूमि रही, उसे भी डिटेल से समझेंगे। फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने भू राजस्व संबंधी समझौता जमींदारों से ही क्यों किया, किसानों से क्यों नहीं किया, इसके पीछे उनकी क्या छुपी हुई मंशा थी, उसको भी इन पॉइंट्स के थ्रू कवर करेंगे। और इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ा, उसे भी समझेंगे अच्छे से। और लास्ट में हम स्थायी बंदोबस्त के जो फैक्ट हैं और कॉन्सेप्ट, उनको इन पॉइंट के थ्रू डिटेल से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त को समझने से पहले हम भू राजस्व की जो तीनों व्यवस्थाएं हैं उनका एक बार कंपैरिजन भी करेंगे कि इन व्यवस्थाओं की शुरुआत कब हुई, इनको किसने किसने लागू किया था और किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्पेशली हम स्थायी बंदोबस्त को समझेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त और माहलवाड़ी बंदोबस्त को समझने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस चित्र से आप समझ सकते हैं कि एक किसान फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार के शान शौकत को देखिए, और तीसरे चित्र में अंग्रेज़ों के हाव भाव को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि तत्कालीन भारत में किसानों की क्या स्थिति रही होगी। फ्रेंड्स, आप सोचिए, अगर वर्तमान सरकार आज के दिन में हमसे बोले कि किसान जो भी अनाज पैदा कर रहा है उसका 40% या 50% हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना होगा, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, अब हम स्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे क्या क्या कारण थे और उसके घटनाक्रम क्या थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में शुरुआती दौर में भू राजस्व वसूलने के लिए द्वैत शासन और इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया था। हालांकि इन व्यवस्थाओं में धीरे धीरे भ्रष्टाचार और विसंगतियां देखने को मिली, जिससे कंपनी को बहुत ही नुकसान हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और ब्रिटेन की संसद, दोनों एक दुरुस्त व स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू करने की सोच रही थी। इसी घटनाक्रम में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी को भू राजस्व में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने तथा एक स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया। 1786 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। उस समय उसके सामने दो प्रमुख चुनौतियां थीं। पहली प्रशासनिक सुधार की चुनौती, दूसरी भू राजस्व संबंधी सुधार की चुनौती। इसको हम किसी दूसरे क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम भू राजस्व संबंधी सुधार की क्या चुनौतियां थीं, उसको कॉर्नवालिस ने कैसे टैकल किया, उसको समझेंगे। भू राजस्व संबंधी सुधार लागू करने के लिए कॉर्नवालिस ने 1786 में भू राजस्व बोर्ड का गठन किया, जिसमें दो समितियां बनाई गई। पहली समिति जॉन शोर की अध्यक्षता में तथा दूसरी समिति के अध्यक्ष चार्ल्स ग्रांट थे। ये दोनों कॉर्नवालिस के सहायक थे। दोनों समितियों ने 2 वर्षों के अध्ययन के विश्लेषण के बाद अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। पहली समिति ने जमींदारों को भूमि का स्वामी माना और जमींदारों से भू राजस्व संबंधी समझौता करने का सुझाव दिया। इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया उसे समझ लेते हैं। जॉन शोर का मानना था कि इन क्षेत्रों में, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में किसानों की जोत का आकार बहुत ही छोटा होता था। जोत मतलब खेत का आकार, और किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिनसे राजस्व वसूलने में बहुत ही असुविधा होगी और प्रशासनिक खर्च भी ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स ग्रांट समिति ने किसानों को ही भूमि का स्वामी माना और इनसे ही भू राजस्व संबंधी समझौता करने का सुझाव दिया। हालांकि इन समितियों की रिपोर्ट पर शुरुआत में तीनों के मध्य तीव्र मतभेद था, लेकिन बाद में जॉन शोर के सुझाव पर ही सहमति बनी और 1790 में 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को अस्थायी रूप से लागू किया गया। इसलिए इसे 10 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखता था और वह जमींदारों की उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह से समझता था। दूसरी बात जॉन शोर के बारे में है, जिसने जमींदारों से समझौता करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद उसे ही बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनाया गया। फ्रेंड्स, अब हम इस व्यवस्था के बेसिक फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ही लिया जाता है। फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त को इस्तिमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, दूरस्थ जमींदार व्यवस्था और 10 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब होता है अगर ऑप्शंस में इस्तिमरारी बंदोबस्त और इजारेदारी बंदोबस्त दोनों एक साथ पूछ दिया जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त में यहाँ आधा सा है और इस्तिमरारी बंदोबस्त में भी यहाँ आधा सा है, इसलिए ये दोनों एक ही व्यवस्थाओं के अलग अलग नाम हैं। आप इसको ऐसे ही मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वहीं इजारेदारी प्रथा जो है उसमें स शब्द नहीं आता है, तो आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि यह एक अलग व्यवस्था है। इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस व्यवस्था का जनक कौन था। तो इस व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल भी थे। यह व्यवस्था हमें 2 चरणों में देखने को मिलती है। पहला चरण 1790 से 1793 तक। हालांकि 1790 में इसे 10 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से लागू किया गया था, लेकिन इस व्यवस्था में सफलता मिलने के बाद इसे 22 मार्च 1793 को अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया था। इसीलिए इसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। अब हम मैप की हेल्प से समझते हैं कि इस व्यवस्था को किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, यह व्यवस्था मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा बनारस, जो यहाँ कहीं यूपी में है, और गाजीपुर प्रखंड में लागू किया गया था तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी लागू किया गया था, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश भूभाग के 19% क्षेत्र पर लागू था। अब हम इस व्यवस्था के मेन थीम को समझ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व संबंधी समझौता जमींदारों से किया गया था, अर्थात लगान की जो राशि थी वह किसानों से न वसूल कर किससे वसूला जाता था,
जमींदारों के माध्यम से वसूला जाता था। लगान या राजस्व की राशि को निश्चित कर दिया गया था जो जमींदार किसानों से वसूलता था। हालांकि अंग्रेज़ों ने लगान या मालगुजारी की रकम का निर्धारण मनमाने ढंग से किया था, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया था और बिना जमींदारों के परामर्श से किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। अब हम इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने समझौता किसानों की जगह जमींदारों से किया था। अतः सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदार ही अंग्रेज़ों और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक और हस्तांतरित था, अर्थात कि जमींदार का पुत्र ही जमींदार बनता था और उनको इससे तब तक अलग नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो जो निर्धारित लगान थी वह सरकार को समय पर देते रहेंगे। जहाँ एक तरफ जमींदार भूमि का स्वामी बन गया था और ज़मीनों को खरीद और बेच सकता था, वहीं दूसरी तरफ किसानों से उनके सारे पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए थे। मतलब वह ना तो ज़मीन के मालिक रहे और ना ही उनका कोई अधिकार रहा। अब वो जमींदारों की दया पर निर्भर थे और मात्र बटाईदार बनकर रह गए थे। इस व्यवस्था में जमींदारों को लगान की जो रकम निश्चित की गई थी उसे एक निश्चित तिथि के शुरुआत से पहले कंपनी को अनिवार्य रूप से जमा करना होता था। अब हम इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को समझते हैं, जिसने भारतीयों से ही भारतीयों का शोषण करवाया। इस व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने जमींदारों को यह अधिकार दिया था कि अगर वह तय की गई लगान की राशि से ज़्यादा धन किसानों से इकट्ठा करते हैं तो उस पर उन्हीं का अधिकार होगा, कंपनी उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगी। जिसने किसानों के शोषण को बढ़ावा दिया। किसानों से कितना लगान वसूलना है उसका निर्धारण अंग्रेज कैसे करते थे, अब हम उसको डिटेल में समझ लेते हैं। उस समय एक जमींदार के नीचे लगभग 400 गांव होते थे और कंपनी सभी गांवों की कुल संपदा जैसे कि चारागाह, खेती योग्य भूमि, मछली पालने के लिए तालाब, जंगलों की ज़मीन आदि पर राजस्व निर्धारित करता था और बाद में जमींदार यह अपने विवेक से निर्धारित करता था कि किस गांव की क्या संपदा है और किस गांव पे कितना राजस्व लागू करना है। अब हम समझते हैं कि किसानों से वसूले गए कुल राजस्व की राशि का बंटवारा कैसे होता था। किसानों से वसूले गए कुल राजस्व का 10/11वां भाग किसके पास जाता था, कंपनी के पास, और 1/11वां भाग जमींदार अपने पास रखता था। जैसे मान लीजिए एक जमींदार एक किसान से 11 बोरी अनाज का कर के रूप में इकट्ठा करता है, तो 11 बोरी का 10/11वां भाग 10 बोरी किसके पास जाता था, कंपनी के पास, और 1 बोरी किसके पास जाता था, जमींदार के पास। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए जमींदार एक गांव से 99 बोरियां कर के रूप में वसूलता है, तो इसका 10/11वां भाग यानी कि 90 बोरियां किसके पास जाएगी, अंग्रेज़ों के पास, और 1/11वां भाग यानी कि 9 बोरियां किसके पास जाएगी, जमींदार के पास जाएगी। ये वसूले गए राजस्व का जमींदारों और अंग्रेज़ों में बंटवारे का रेशियो था। कहीं कहीं पर आपको 89% और 11% का रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि राजस्व के रूप में ऐसा नहीं था कि किसान जितना अनाज उगाता था
वो पूरा राजस्व के रूप में नहीं देता था। मान लीजिए 100 केजी एक किसान ने अनाज उगाया तो उसको 40 केजी जो है राजस्व के रूप में देना पड़ता था। ये अब 20-40 केजी में से अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के बीच में बंटवारा होता था। अब हम समझेंगे कि ज़मींदारों से भू राजस्व संबंधी समझौता करने के पीछे अंग्रेज़ों का क्या उद्देश्य था और यह कितना दूरदर्शी निर्णय था जिसने स्थायी बंदोबस्त की सफलता की नींव रखी। लेकिन उसे समझने से पहले हम ज़मींदारों की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यह बात आप लोगों में से कई लोगों को पता होगी कि ये ज़मींदार या तो अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे या बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ करते थे या तो अपने क्षेत्र के तालुकेदार हुआ करते थे और जिनका समाज में काफ़ी रुतबा और आम जनमानस से सीधा संपर्क होता था। इन्हीं को आगे चलकर जमींदार के रूप में जाना जाने लगा। अब हम इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। पहला, राजनीतिक उद्देश्य। जमींदारों के रूप में एक ऐसे सहयोगी वर्ग को तैयार करना जो कि लंबे समय तक कंपनी के वफादार बने रहें। हालांकि अंग्रेज़ों का यह उद्देश्य समय के साथ पूरा होता भी दिखाई दिया। इसका प्रमाण हमें बंगाल में होने वाले अनेकों विद्रोहों और 1857 की क्रांति में भी देखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादातर जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों का मानना था कि लाखों किसानों से कर वसूलने की अपेक्षा कुछ जमींदारों से कर वसूलना अपेक्षाकृत बहुत आसान और कम खर्चीला था। इस तरह अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति भी की। तीसरा है वित्तीय सुरक्षा। इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो वित्तीय सुरक्षा का था, क्योंकि इस व्यवस्था में राजस्व की जो भारी भरकम मांग थी वह समय से प्राप्त हो जाती थी, जिससे अंग्रेज़ों को बजट बनाने, व्यापार में निवेश करने और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सहूलियत मिलती थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो जमींदार थे अंग्रेज़ों की बेहिसाब मांगों को पूरा करने वाले एक अलादीन का चिराग साबित हुए। अंग्रेज़ों का मानना था कि इस व्यवस्था को लागू करने से कृषि का विकास भी होगा। अंग्रेज़ों ने कृषि के विकास और पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से जमींदारों को यह अधिकार दिया था कि अगर जमींदार लगान की जो निश्चित राशि है उससे ज़्यादा लगान वसूलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा? केवल जमींदार का अधिकार होगा। और जमींदार खेतों का आकार और पैदावार बढ़ाने के लिए उत्साहित रहेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। इस व्यवस्था ने किसानों के शोषण को बढ़ावा दिया। अब तक हमने देखा कि जमींदारों से अंग्रेज़ों को क्या क्या फ़ायदा मिला, लेकिन अब हम समझेंगे कि जमींदारों की संपन्नता बढ़ने से कालांतर में क्या क्या प्रभाव पड़े। कुछ ही दशकों में धीरे धीरे एक संपन्न जमींदार वर्ग का उदय हुआ। हालांकि ये धनवान थे तो इनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए? विदेशों में गए। और जब वे वहाँ गए और वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को देखा और जब वे वापस भारत आए और यहाँ की आधारभूत समस्याओं को समझे तो इनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिससे कालांतर में चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। यही कारण था कि लगभग सभी प्रमुख आंदोलनों की शुरुआत हमें बंगाल के क्षेत्र से ही होती हुई दिखाई देती है। अब हम इस व्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण और शोषणकारी शर्त के बारे में समझ लेते हैं। इस व्यवस्था में जमींदारों को निश्चित लगान एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पूर्व अंग्रेज़ों को जमा करना होता था। जो जमींदार ऐसा करने में असफल होता था उनकी ज़मीन की नीलामी कर दी जाती थी। इसलिए अधिकांश जमींदार क्या करते थे? अपनी जमींदारी बचाने के लिए किसानों का शोषण कर राजस्व इकट्ठा करते थे। और जो जमींदार थोड़े उदार होते थे, किसानों का शोषण नहीं करते थे, वे भू राजस्व की इन ऊंची मांगों को पूरा करने में असफल हो जाते और अंग्रेज़ उनकी संपत्ति को क्या करते? नीलाम कर देते थे। अब हम समझ लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस कानून का प्रयोग किया क्यों। पहला उद्देश्य उनका था कि जमींदारों को अनुशासन में
रखने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया, अर्थात इस डर से कि उनकी संपत्ति की नीलामी कर ली जाएगी अगर वह समय से लगान जमा नहीं करेंगे, तो जमींदार किसी भी कीमत पर राजस्व समय से जमा करेंगे। और दूसरी इनकी जो शर्त थी या दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो ये था कि जो छोटे जमींदार हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके। अब हम इस कानून का क्या क्या परिणाम हुआ उसे देख लेते हैं। जहाँ एक तरफ इस व्यवस्था ने किसानों के शोषण को क्या किया, बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ एक बागी जमींदारों का एक वर्ग खड़ा हुआ जो कि कालांतर में चलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के दमन में किसका साथ दिया, क्रांतिकारियों का भरपूर साथ दिया। अब हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुई उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ, जमींदारों को हुआ। कैसे वो समझ लेते हैं। जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया, इनको वंशानुगत जमींदारी करने का अधिकार मिल गया और अंग्रेज़ों को लगान की रकम जमा करने के बाद भी जमींदारों के पास बहुत बड़ी धनराशि जमा होती गई, जिससे वह धीरे धीरे चलकर अत्यंत धनी और समृद्ध हो गए। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें अंग्रेज़ों की या कंपनी की, तो इस व्यवस्था ने अंग्रेज़ों की आय में अपार वृद्धि की और सरकार की आय निश्चित हो गई, जिससे कि वह अपनी भविष्य की जो गतिविधियाँ थी उसके लिए समय से प्लानिंग कर सकते थे। प्रतिवर्ष जो ठेके की व्यवस्था थी और राजस्व तय करने की जो समस्या थी कि कितना राजस्व लगाया जाए, उससे भी उनको छुटकारा मिला। और सबसे महत्वपूर्ण, जमींदारों के रूप में एक ऐसे सहयोगी वर्ग का समर्थन मिला जिसने आगे चलकर अंग्रेज़ों की बहुत मदद की। अब हम देखते हैं इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा हानि किसको हुई। इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा हानि तो किसानों को हुई, लेकिन कैसे उसको समझ लेते हैं। किसानों का भूमि पर से उनका जो परंपरागत अधिकार था उसे छीन लिया गया। अधिक राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों ने किसानों का शोषण किया, उनका उत्पीड़न किया। कृषि की उत्पादकता में कमी आने से किसानों की ऋणग्रस्तता और कंगाली बढ़ी। अधिक लाभ कमाने के लिए अंग्रेज़ों ने कृषि का वाणिज्यीकरण किया, जिससे खाद्यान्न फसलों में कमी हुई और जिसके परिणाम स्वरूप भूखमरी और अकाल की मार भी किसानों को झेलनी पड़ी। और अंग्रेज़ों के वफादार वर्ग जमींदारों ने भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष को धीमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस संघर्ष में अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे इस संघर्ष की तीव्रता में कमी आई। जमींदारों का एक असंतुष्ट वर्ग भी धीरे धीरे इस व्यवस्था के कारण खड़ा हुआ। अब हम इस व्यवस्था के क्या व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़े उसे देख लेते हैं। पहला, कंपनी और जमींदारों की वित्तीय स्थिति पहले से और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुई। वहीं दूसरी तरफ कृषक उत्पादकता और किसानों पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसे किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी, कंगाली और भूखमरी की चपेट में भी किसान आए। के प्रति जमींदारों और अंग्रेज़ों के प्रति किसानों में धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया, जिससे कालांतर में चलकर कृषक आंदोलनों की नींव रखी। जहां एक तरफ जमींदारों ने स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज़ों का साथ दिया, वहीं दूसरी तरफ विदेशों से पढ़ के आए इनके बच्चों ने बाद में चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम देखने को मिला हमें, इस व्यवस्था के कारण बागी जमींदारों का एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रियता से भाग लिया और अंग्रेज़ों के दमन में क्रांतिकारियों का साथ दिया। अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, जिसके परिणाम हमको बाद में भूखमरी और कंगाली के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि जो खाद्यान्न फसलें थी उनकी उपज कम होने लगी। अंग्रेज़ों ने नकदी फसलों के पैदावार पर ज़्यादा ध्यान दिया और किसानों को नकदी फसलें पैदा करने के लिए मजबूर किया। और इस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो भू बंदोबस्त की व्यवस्थाएं स्थायी बंदोबस्त के बाद लागू की गईं, उनकी नींव भी
अस्थाई बंदोबस्त ने ही रखी, तो रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी भू व्यवस्थाओं की नींव भी इस व्यवस्था ने रखी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में इतना डिटेल से आपने कभी भी और किसी भी सोर्स से नहीं पढ़ा होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से 1 या 2 बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और सोर्स, किसी किताब या किसी और वीडियो के थ्रू पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप डिटेल में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको डिटेल में पढ़िएगा, सो दैट कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट और फैक्ट इसके रिगार्डिंग सब तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड, जैसे इस वीडियो में हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में बहुत ही डिटेल से और हर एक फैक्ट को कवर किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, वैसे ही हमारी अगली वीडियो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में रहेगी, जिसको हम इन पॉइंट्स के थ्रू कवर करेंगे और इतनी डिटेल्स और कॉन्सेप्ट फैक्ट के साथ कवर करेंगे सो दैट कि आपको किसी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही एम है कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से 1 या 2 बार देख लिया तो आपको फिर किसी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम कहीं और कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का अगली जो वीडियो आएगी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड होगी, पक्का उसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।